मुझे अंडर एक्टिव थायराइड कब और कैसे हुआ और इसकी क्या क्या इलामात महसूस हुई और किस तरह इस बीमारी ने मेरी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया कि छोटा सा काम करना भी एक बोझ लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह की मॉर्निंग वॉक और अपना नाश्ता करने के बाद मैं पहुँची हूँ टेस्को अपनी रूटीन की ग्रॉसरी करने। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी एक स्पेशल रेसिपी एज़ यूजुअल और थायराइड की वजूहात और इसकी अलामात के ऊपर बात करूँगी। तो जी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जल्दी जल्दी जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी ग्रॉसरी की तरफ। और ग्रॉसरी मैं वीक में एक दफ़ा डेफिनेटली करती हूँ। तो इस दफ़ा ग्रॉसरी पे आई तो मैं महसूस कर रही थी कि यहाँ पे रमज़ान की जो ऑफ़र्स होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और लोगों ने रमज़ान की तैयारी के लिए जो राशन होता है वो भी लेना शुरू कर दिया है। जो दूसरे बड़े ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं डेफिनेटली वहाँ पर भी रमज़ान की ऑफ़र्स जो हैं वो लग चुकी होंगी। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जब भी रमज़ान करीब आता है तो जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वो कीमतें जो हैं वो लो कर देते हैं और उन पर ऑफ़र लगा देते हैं, जिससे कि रोज़ादारों को बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने अभी रमज़ान के लिए कोई ख़ास तैयारी शुरू नहीं की है क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले जो 2 वीक्स हैं उसमें ये है कि मैं भी रमज़ान की जो तैयारी है थोड़ी बहुत वो ज़रूर करूँगी स्टार्ट और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। चलो जी, ग्रॉसरी होगी कंप्लीट, होने से चले हैं कार। और आज मेरी जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पुलाव और साथ में गुड़ वाले चावल। है कि नहीं ज़बरदस्त मेन्यू। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास चावल गुड़ वाले चावलों के लिए, और जितने चावल हैं उतना ही मैंने गुड़ जो है वो लिया है। मैंने ग्लास में ही इसको डाल कर तो इसको मैयर कर लिया है। आप चाहें तो इसको वेइंग स्केल पर भी मैयर कर सकते हैं। तो गुड़ वाले चावलों के लिए मैंने सबसे पहले जो है चावल भिगोए थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया है, और पूरी तरह से बॉईल नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन उनमें रखा है ताकि ज़्यादा ना गल जाएँ। और गुड़ जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर उसकी चाशनी बना ली है। और इसके तड़के में हमने इस्तेमाल किए हैं 3-4 या 4-5 लौंग और इसमें 3-4 इलायचियाँ, और अगर आप चाहें तो दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो ये आपने जो गुड़ वाली चाशनी है ये आपने इस तड़के में डाल देनी है, और उसके बाद इन चावलों को, जो उबले हुए चावल हैं उनको बीच में डालकर तो आपने इनको लगा देना है दम। और दम खोलने के बाद आप इसमें डालेंगे जो नट्स हैं या जो मेवे हैं जो भी अवेलेबल हैं आपके लिए, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोकोनट डाला है और इसमें मैंने बादाम डाले हैं, और साथ में इसमें मैंने खजूरें डाली हैं, अजवा खजूरें डाली हैं। तो आप चाहें तो खुश्क खजूर यानी ओल्ड डेट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी चावलों को दम के दौरान जो है मैंने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाया है ताकि मेरे चावल जो हैं वो कैरेमलाइज्ड हो जाएं, यानी कि चावलों को करोड़ी लग जाए। हुन करोड़ी की होंदी है तो तुहानू पता ही है। गुड़ वाले चावलों को जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाया जाता है तो उसके पैंदे के नीचे जो चावल होते हैं, जो सबसे एंड वाली लेयर होती है, वो जो है कैरेमलाइज्ड हो जाती है और उसमें थोड़ा सा क्रंच हो जाता है, तो इसी को करोड़ी कहते हैं। तो लो जी, साढ़े गुड़ वाले चावल हो गए ने तैयार, आ जाओ खा लो फिर। अच्छा, जब इसके साथ ही हम काम शुरू करेंगे अपने आलू वाले पुलाव का। तो आलू वाले पुलाव के लिए जो है मैंने लिया है 1 प्याज। तो प्याज़ों को मैंने कर लिया है फ्राई, और उसमें अदरक लहसुन जो है वो डाला है मैंने, और साथ मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं, यानी इसमें जो है खुश्क धनिया साबुत और ज़ीरा और मोटी इलायची और दालचीनी और लौंग और काली मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी डाली हैं, और उनको अच्छी तरह फ्राई करके उसमें मैंने डाले हैं कटे हुए आलू। आलूओं को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और फिर उसको अच्छी तरह भून के फिर उसमें मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ में टमाटो प्यूरी या टमाटो की पेस्ट। आप चाहें तो इसमें फ़्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास जो है फ़्रेश टमाटर थे, बेबी टमाटोज़, तो मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। तो बस ये इस मसाले को अच्छी तरह भून के तो आपने इसमें जितने जो है चावल, उससे डबल इसमें आपने पानी डाल देना है। मैंने 1 गिलास चावल भिगोए थे तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी और फिर इसको बॉईल कर लूँगी, और जब इसमें आलू थोड़े से गल जाएंगे तो फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी और चावलों को भी साथ में बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करने के बाद मैं दूँगी इसको दम, और दम के दौरान ही मैं इसमें एक आधी हरी मिर्च जो है वो और डाल दूँगी। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि जब आपने इसमें पानी डालना है तो आपने इसमें नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ भी आपने इसमें डाल देना है। तो जी ये थी मेरी 2 रेसिपीज़, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।
आज मैंने खाली चावल इसलिए बनाए हैं क्योंकि सालन ऑलरेडी जो है वो कल का बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने आज वही यूज़ करना है। मैंने जो कल अचारी चने बनाए थे वो चूँकि बच गए थे, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज मैं कोई जो है वो ब्राउन राइस बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आलू वाला पुलाव बेस्ट रहेगा। तो फिर वो चने जो हैं वो हम आज आलू वाले पुलाव के साथ यूज़ करेंगे। तो चलें जी अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो एंजॉय करें। तो टॉपिक था हमारा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम कब और कैसे हुई। जी ये 2010 की बात है कि जब मुझे जो है थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब मेरा बड़ा बेटा जो है वो पैदा हुआ, तो उसके कुछ ही महीनों बाद ही मुझे जो है वो ये डायग्नोज़ हुआ कि मुझे अंडर एक्टिव थायराइड है। हालांकि मेरी फैमिली में कोई थायराइड का पेशेंट नहीं था, लेकिन अल्लाह जाने मुझे ये कहाँ से होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी वज़ह से मुझे अंडर एक्टिव थायराइड की तकलीफ़ हुई, और उनमें से नंबर 1 था यहाँ का टैप वाटर यूके का, और नंबर 2 पे था डिप्रेशन। और आपको तो पता ही डिप्रेशन तो हर बीमारी की जड़ है। और जो यहाँ का टैप वाटर है उसमें चूँकि कॉपर और भी कई तरह के जो केमिकल्स हैं वो मिले हुए हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं चूँकि स्टार्ट में जब यहाँ आई थी मैं मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करती थी, मैं टैप वाटर पीती थी, इसी वजह से जो है मैं समझती हूँ कि मुझे ये बीमारी हुई। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी अलामात के बारे में जो मैं महसूस करती रही। तकरीबन 10 अलामात मुझे महसूस हुई, जिनमें नंबर 1 पे है जनरल वीकनेस। मुझे इतनी शदीद वीकनेस थी कि मेरा दिल करता था कि मैं उँगली भी ना लाऊं। कोई छोटे से छोटा काम करना भी मेरे लिए बहुत ही दुश्वार और बहुत मुश्किल था। मेरा छोटा सा बेटा था, उसको भी संभालना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। नंबर 2 पे थी जॉइंट्स एंड मसल्स पेन। तो मुझे अक्सर ही कोई ना कोई पेन जो है वो निकल आती थी, कभी जॉइंट्स में कभी मसल्स में। समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं कि आखिर मुझे क्या हो गया है और क्या हो रहा है। मुझे पहले कभी भी इस तरह की बॉडी पेन्स जो हैं वो कभी भी महसूस नहीं होती थी। नंबर 3 पे है जी कि फीलिंग कोल्ड। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती थी। मेरे हाथ पाँव बिल्कुल यख ठंडे हो जाया करते थे, हालांकि गर्म मौसम भी होता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई बर्फ़ में लगे हुए मेरे हाथ। तो लो जी साड़ा सजाया सजाया प्लेटर भी देख लो, जो कि मैंने चनों के साथ जो है वो रेडी किया है, और इसको हम नोश फरमाएंगे। नंबर 4 अलामत थी जी ब्रेन फॉग और डिप्रेशन। डिप्रेशन तो मुझे थायराइड होने से पहले भी महसूस होता था, लेकिन थायराइड होने के बाद जो है महसूस ये होता था कि मेरा डिप्रेशन जो है वो वर्स हो गया है, और साथ ही साथ मुझे ब्रेन फॉग यानी थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो गई, और कुछ मेमोरी के इश्यूज़ भी हुए। नंबर 5 पे था जी वेट गेन। ये सबसे बड़ा मसला था कि आज तक कभी मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना को ख़तरनाक हद तक मेरा वेट बढ़ गया। मेरा वेट जो है बेटे की पैदाइश से पहले 55 केजी था, और जब मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हुई तो मेरा वेट बढ़ के तकरीबन 68 केजी तक पहुंच गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था। नंबर 6 पे था जी हेयर लॉस। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ, बहुत बाल गिरे। इतने खूबसूरत मेरे बाल थे, बहुत लंबे और बहुत घने, लेकिन थायराइड के बाद मेरे सारे बाल गिर गए। ना सिर्फ बाल गिर गए बल्कि बाल पतले और थिन हो गए, बिल्कुल यूँ लगता था जैसे बालों में जान ही नहीं। और आज तक मेरे बालों की वो क्वालिटी और वो टेक्सचर कभी वापस नहीं आया। तो जी ये मैं खाना पैक कर रही हूँ और ये मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर भेजना है। नंबर 7 पे अलामत थी जी इर्रेगुलर मंथली साइकिल। मेरा मंथली साइकिल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। कभी मंथली साइकिल लॉन्ग हो जाता था और कभी शॉर्ट हो जाता था। नंबर 8 पे थी जी आयरन डेफिशिएंसी। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन डेफिशिएंट होगी, और इसके साथ साथ मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम्स शुरू होगी। मेरी स्किन बहुत ड्राई और बहुत ही इची फील होना शुरू होगी। मुझे ख़ारिश बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। और नंबर 9 पे थी पुअर डाइजेशन। मैं जो खाना खाती थी मुझे सही तरह से हज़म ही नहीं हो पाता था। हर वक्त मुझे एसिड रिफ्लक्स जो है महसूस होता था, तेज़ाबियत और जलन बहुत महसूस होती थी। खाना हज़म ही नहीं होता था, ऐसे लगता था जो खाया वहीं पे खड़ा है। और नंबर 10 पे जी जो अलामत थी वो थी CTS यानी कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये क्या चीज़ है? ये असल में जो है मेरी जो कलाई थी उसकी वीकनेस थी। मेरी ग्रिप बहुत वीक होती जा रही थी। मेरे से बर्तन उठाए नहीं थे जाते, वो मेरे हाथ से फिसल जाते थे और नीचे गिर जाते थे। ऐसे लगता था जैसे मेरी कलाई और मेरे हाथों में जो है वो कोई मजबूती या स्ट्रेंथ है ही नहीं है। तो जी ये थी वो 10 अलामात जो कि अंडर एक्टिव थायराइड होने के बाद जो है वो मुझे महसूस हुई। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं आज तक जो है इसकी मेडिसिन लेती हूँ। मैं थायरॉक्सिन की टैबलेट्स खाती हूँ जो कि 75 माइक्रोग्राम्स में टोटल लेती हूँ। बीच में इसकी डोज जो है ना डॉक्टर्स ने बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको लो डोज कर दिया।
तो लो जी असी हो गए हैं तैयार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस वक्त तैयारी किस लिए। जी हाँ, हम थोड़ी देर के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जा रहे हैं। तो चलिए जी बात करते हैं दोबारा थायराइड के ऊपर। तो थायराइड की जो बीमारी है ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है। किसी को अंडर एक्टिव थायराइड है तो किसी को ओवर एक्टिव थायराइड है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ओवर एक्टिव थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव थायराइड से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इन दोनों बीमारियों का इलाज जो है वो आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। आपको सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और अफसोस की बात यह है कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जो डैमेज आपका अंदर से हो चुका होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता और उसके असरार स्टिल बॉडी में रहते हैं और आपको सारी ज़िंदगी महसूस होते रहते हैं। मैं डेली जो है इसकी मेडिसिन खाती हूँ थायराइड के लिए, लेकिन मेरा भी जो डैमेज हो चुका है और जो सिम्टम्स मेरे स्टार्ट में थे वो मुझे आज भी महसूस होते हैं। और आप बिलीव करें मेरा जो वेट इतना ऊपर चला गया तो मैं इतनी परेशान हुई कि इसको नीचे कैसे लेके जाऊं। और इसको नीचे लाने के लिए मैंने इतनी एफ़र्ट्स की जो कि बिल्कुल बेकार गई। मेरा वज़न किसी सूरत नीचे आता ही नहीं था। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने वज़न को जो है वो नीचे किया और उसको मेंटेन किया। और कैसे किया ये मैं आपको फिर किसी दिन वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या कुछ किया अपने वज़न को नीचे लाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि थायराइड के साथ वज़न कम करना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने वज़न को तकरीबन 8 से 10 किलो मैंने जो है वो रिड्यूस किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन स्टिल इसके कम करने से मुझे बहुत ही बेहतरी महसूस हुई। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो और आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। और मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि कौन कौन मेरी तरह अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से सफ़र कर रहा है और आप क्या क्या अलामात महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह आपको खुश खुरम और आबाद रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।